हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है जेन एआई हब। और हम आज से एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है जनरेटिव एआई बेसिक टू एडवांस। सो आई होप आप सभी को पता है जनरेटिव एआई आज की डेट में बहुत पॉपुलर टर्म बन चुका है जिसके ऊपर काफ़ी सारे रिसर्च हो रहे हैं। बहुत सारे एप्लीकेशंस आपने मार्केट में देखे होंगे जो यूज़ में है और बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। और आई होप आप सभी लोग जिसने भी इस चैनल को देखने के लिए सर्च किया है या सेलेक्ट किया है, वो सभी मशीन लर्निंग या डेटा एनालिटिक्स से कहीं न कहीं जुड़े हुए होंगे और उनको कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता होंगे, इसीलिए वो आप इस चैनल के ऊपर आए हुए हैं। सो थैंक यू फॉर कमिंग टू दिस चैनल एंड आई होप आपको यहाँ से कुछ फ्रूटफुल मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा वीडियो होने वाला है मेरे कोर्स इंट्रोडक्शन के ऊपर कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं एंड ऑल दोज़ थिंग्स। सो आप सबसे पहले आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये इसी कोर्स को या इसी प्लेलिस्ट को क्यों जॉइन करना जब हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल अवेलेबल हैं। तो यस, बिल्कुल आप दूसरे चैनल्स को रेफ़र कर सकते हैं, परंतु मैं आपको बता दूँ कि मेरे चैनल में सबसे अलग क्या होने वाला है। जब मैंने स्टार्ट किया था सीखना या मैं जब यूट्यूब चैनल पे जाता हूँ, मैं सर्च करता हूँ कंटेंट, तो मुझे कोई भी ऐसा कोर्स सिलेबस नहीं मिलता है जो जनरेटिव एआई को एंड टू एंड पढ़ाए जिसमें प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल सब कुछ शामिल हो। कोई लैंगचेन स्टार्ट करता है, कोई लामा इंडेक्स स्टार्ट करता है, कोई रैग स्टार्ट करता है, कोई कुछ स्टार्ट करता है और मुझे एंड टू एंड किसी भी कोर्स कंटेंट में सिलेबस नहीं मिलता है। तो सबसे पहले मेरा कोर्स में आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है बेसिक से लेके एडवांस तक, जहाँ पर हम लास्ट में एक मॉडल भी बनाएँगे या एप्लीकेशन भी बनाएँगे, जो बिल्कुल एंड टू एंड मॉडल डेवलपमेंट होगा। तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप हमारे मेरे चैनल पे जनरेटिव एआई प्लेलिस्ट को फ़ॉलो करते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आया कि ये प्लेलिस्ट मैं क्यों बना रहा हूँ। उसके बाद मेरा प्लेलिस्ट में आपको कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल मिलेगा। सबसे पहले हम हर एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या करता है, कैसे काम करता है, फिर उसके पीछे का मैथमेटिक्स समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद उसको हम पाइथन में बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, कोड करने की कोशिश करेंगे। सो आपको ये पूरा पैकेज मिलने वाला है जिसमें आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हम कोर्स के एंड में आपको एंड टू एंड एप्लीकेशन बनाना सिखाएँगे जिसमें आपका डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट दोनों शामिल होगा। और सबसे बड़ी बात, हम पूरे प्रोजेक्ट को स्टार्टिंग से लेंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को लेकर स्टार्ट करेंगे, उसको ब्रेक करेंगे। सब टास्क के अंदर हम इसमें कॉस्ट प्लानिंग करेंगे, प्रोजेक्ट प्लानिंग करेंगे और टाइम प्लानिंग करेंगे, रिसोर्स प्लानिंग करेंगे। उसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे और उसको बीच-बीच में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टर्म में ट्रैक करना भी सीखेंगे, जिससे कि आपको एक रियल फ़ील आए कि एक रियल प्रोजेक्ट को कैसे बनाया जाता है। तो ये मेरे कोर्स का कंटेंट होने वाला है। आई आई होप ये आपके लिए यूज़फुल होगा और आप यहाँ से कुछ सीख कर जाएँगे। सो अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्रीरिक्विजिट्स की जो कि हमारे कोर्स को ज्वाइन करने से पहले आपको पता होना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रीरिक्विजिट जो है कि आपके अंदर विलिंगनेस होना चाहिए सीखने के लिए और आप डेडिकेटेड हों, आप कुछ टाइम डिवोट करें जिससे कि आप मेरे साथ सीख सकें और इस प्लेलिस्ट का फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा जो मैंडेटरी चीज़ें हैं, आई होप कि आप मशीन लर्निंग के बेसिक कॉन्सेप्ट से अवेयर हैं। इस प्लेलिस्ट को जॉइन करने से पहले आपको पाइथन प्रोग्रामिंग अच्छी तरह से आती है। लीनियर अलजेब्रा के कुछ एक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं जैसे कि वेक्टर्स, मैट्रिसेस एटसेट्रा और आपको थोड़ा-सा डीप लर्निंग और एनएलपी का भी आइडिया है। सो ये थोड़ी-सी चीज़ें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने नहीं किया है या पहले आपने किया है या भूल चुके हैं तो थोड़ा-सा ब्रश अप करके इस प्लेलिस्ट को जॉइन करें तो आपको समझने में आसानी होगी। अगर आप नहीं भी करते हैं तो मैं ट्राई करूँगा कि अधिकतर चीज़ें आप समझ सकें, बट ऑब्वियसली हम सारे कॉन्सेप्ट डीप लर्निंग के या पाइथन प्रोग्रामिंग के अगर हम सब कुछ कवर करेंगे तो ये कोर्स कंटेंट बहुत बड़ा हो जाएगा, तो थोड़ा-सा आपको अपना एफर्ट देना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कुछ एक रिसोर्सेज़ की जहाँ से आप डिटेल में अच्छी तरह से चीज़ों को सीख सकते हैं, तो मैं आपको रेफ़र करूँगा ये 3 बुक्स जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एक है स्पीच एंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग बाय डैन जोरास्की एंड जेम्स मार्टिन, फाउंडेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बाय क्रिस एंड हिंडरिच एंड बिल्ड अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल फ्रॉम स्क्रैच दैट इज़ सेबास्टियन। और इसके अलावा आपको बहुत सारे रिसर्च पेपर्स मिलेंगे, अवेलेबल हैं इंटरनेट के ऊपर जो जेन एआई के फील्ड में पब्लिश किए गए हैं, जैसे कि अटेंशन इज़ ऑल योर नीड, बट एटसेट्रा, जो कि हम इस कोर्स में आगे जाकर देखते रहेंगे कौन-कौन से रिसर्च पेपर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और जिनको हमें जानना चाहिए। तो हम रिसर्च पेपर्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, बट अगर आप चाहें तो इन 3 बुक्स के ऊपर अ, पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं या इसको आप अरेंज कर सकते हैं अपने पढ़ने के लिए।
सो बिफोर वी प्रोसीड हम थोड़ी-सी बात कर लेते हैं जेन एआई होता क्या है? और ये कैसे हमारे एप्लीकेशंस में आजकल हेल्प कर रहा है? और उसके बाद थोड़ा-सा हम समझेंगे कि ये हमारा इंटेंट क्या है इस कोर्स को समझने का, जानने का। उसके बाद हम कोर्स कंटेंट के बारे में बात करेंगे जिससे कि आप टॉपिक्स को कोरिलेट कर पाओ कि हम क्या और क्यों पढ़ने वाले हैं। ओके, तो मैं थोड़ा-सा यहाँ पर जनरेटिव एआई के बारे में बताना चाहूँगा। मुझे लगता है आप सभी को पता होगा जनरेटिव एआई क्या है। सो जनरेटिव एआई कुछ नहीं है, इट्स एआई टेक्नोलॉजी दैट कैन क्रिएट न्यू कंटेंट्स सच एज़ टेक्स्ट, ऑडियो, इमेजेस और वीडियोज़. Its applications and use cases are broad and varied, allowing to generate a story in the style of a specific author, producing realistic images of non-existent people, etc. etc. तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर जनरेटिव एआई एक एआई टेक्नोलॉजी है जो कि आपके लिए न्यू कंटेंट क्रिएट कर सकता है, चाहे वो टेक्स्ट के बारे में हो, ऑडियो हो, इमेजेस हो या वीडियो हो। आजकल आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि जो लोग एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उनके भी फोटो को लोग बात करते हुए आपने देखा होगा। लोगों ने वो कैसे अचीव किया है, वो जेन एआई के हेल्प से अचीव किया है। इसके अलावा आप जेन एआई को यूज़ करके एक नई स्टोरी बना सकते हैं, जैसे कि कोई एक नया ऑथर ही लिखता हो। आप अपना खुद का म्यूजिक कंपोज़ कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे काम कर सकते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन आपने देखे होंगे जनरेटिव एआई में। सो ये सारी चीज़ें हम जनरेटिव एआई से अचीव कर सकते हैं। अब हम देखते हैं जनरेटिव एआई हमारे मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कहाँ फिट होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की थी, जिसमें हमने सिस्टम्स बनाए थे, जो कि ह्यूमन की तरह इंटेलिजेंस होते रखते थे। फिर मशीन लर्निंग आया जो कि सबसेट था एआई का, जिसमें हम एल्गोरिदम्स लिखा करते थे, जो एल्गोरिदम्स अपने आप से डेटा से कुछ रूल्स, कुछ रिलेशंस को समझ सकते थे। फिर हमने डीप लर्निंग जो कि मशीन लर्निंग का सबसेट था, ये सीखा जिसमें हमने देखा कि मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट्स को हम न्यूरल नेटवर्क की सहायता से भी अचीव कर सकते हैं और जो न्यूरल नेटवर्क हमारे ह्यूमन ब्रेन की तरह डिज़ाइन और काम कर सकते हैं। फिर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आए मार्केट में जिसमें हम जो डीप लर्निंग का सबसेट है और लार्ज लैंग्वेज मॉडल और डीप लर्निंग के कॉम्बिनेशंस को यूज करते हुए हम जेन एआई के एप्लीकेशंस को बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल इज ए इम्पोर्टेंट कंपोनेंट टू क्रिएट जेन एआई एप्लीकेशंस। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एलएलएम्स की बात करेंगे और इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं जनरेटिव एआई यूज़ केसेस की। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, आपने मार्केट में बहुत सारे यूज़ केसेस देखे होंगे, उसमें सबसे फेमस है टेक्स्ट जनरेशन के ऊपर। जैसे कि चैटबॉट्स आपने देखा होगा, ऑलमोस्ट सभी वेबसाइट, सभी कंपनियाँ अपने वर्चुअल चैटबॉट्स बनाने में लगी हुई हैं या बना रही हैं या बना चुकी हैं और आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस भी कर रहे होंगे। अधिकतर जगह पे आपको चैट्स जो है सिस्टम असिस्टेंट्स ही होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली ट्रेन होते हैं और काम करते हैं और आपके क्वेरी को आंसर करते हैं। इसी तरह ऑडियो जनरेशन में बात करें तो मैंने जैसे बताया, आप अपने खुद के ऑडियो म्यूजिक्स बना सकते हैं, आपकी या म्यूजिक को कंपोज़ कर सकते हैं। विजुअल कंटेंट में बात करें तो हम 3D शेप जनरेट कर सकते हैं। कोड जनरेशन की बात करें तो हम कोड जनरेट कर सकते हैं, बग फिक्सिंग कर सकते हैं, एटसेट्रा। तो इस तरह के जनरेटिव एआई के बहुत सारे यूज़ केसेस मार्केट में अवेलेबल हैं और जो जिस पर अभी काम चल रहा है और इस तरह के बहुत सारे एप्लीकेशंस आप फ्यूचर में भी देखेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, एलएलएम्स आर गोइंग टू बी या लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आर गोइंग टू बी आवर मेन कंपोनेंट इन दिस जर्नी। तो हम बात करते हैं एलएलएम्स की। एलएलएम क्या होता है? एलएलएम कुछ नहीं है, यह एक न्यूरल नेटवर्क ही है जो कि डिजाइन किया गया है ह्यूमन लाइक टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने में, जनरेट करने में या रिस्पॉन्ड करने में। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल इज नथिंग बट न्यूरल नेटवर्क डिजाइन टू अंडरस्टैंड, जनरेट एंड रिस्पॉन्ड टू ह्यूमन लाइक टेक्स्ट. These models are deep neural networks trained on massive amount of data. Yeah. So massive amount of data का मतलब बहुत ही बड़े-बड़े डेटा पे, जो कि टीबीज में हम बात करते हैं, उस पर ट्रेन किया गया है डीप लर्निंग को और एलएलएम्स को अचीव किया गया है। आई होप आपको समझ में आया एलएलएम क्या है। सो एलएलएम का फुल फॉर्म होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्यों होता है? क्योंकि ये 2 वर्ड से बन मिलकर बना हुआ है। अगर आप देखेंगे तो एक है लार्ज, देन है आपके पास लैंग्वेज मॉडल्स। सो पहला ये क्योंकि ये लैंग्वेज एनएलपी टास्क के लिए परफॉर्म करता है, इसलिए लैंग्वेज मॉडल्स। और ये बहुत बड़े ह्यूज डेटा सेट के ऊपर ट्रेन किया गया है और इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, इसलिए लार्ज। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। अभी लार्ज लैंग्वेज मॉडल इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हैं, इतने एफिशिएंटली काम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि इसके पीछे जो सीक्रेट सॉस है वो हमारा होता है ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही अच्छे से बनाया गया है, जिससे ये आपके टेक्स्ट के मीनिंग्स को, कॉन्टेक्स्ट को, सब कुछ को अच्छे से कैप्चर कर सकता है, समझ सकता है और लर्न कर सकता है। आप देख सकते हैं यार, ट्रांसफार्मर्स के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि पोजिशनल एन्कोडिंग, इनपुट एम्बेडिंग, मल्टी हेड अटेंशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन सारे कंपोनेंट्स को हम
एक-एक करके पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, इनके पीछे के कॉन्सेप्ट को, इनके पीछे के मैथमेटिक्स को और इन सारे कंपोनेंट्स को हम एक-एक करके कोड भी करेंगे गोइंग फॉरवर्ड इस प्लेलिस्ट के अंदर। ये ट्रांसफार्मर का आर्किटेक्चर 2017 में 2017 के अंदर अटेंशन इज़ ऑल यू नीड करके रिसर्च पेपर में पब्लिश किया गया था, जिस रिसर्च पेपर को आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं और इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ उसी रिसर्च पेपर को फॉलो करते हुए हम इस हर एक कंपोनेंट को ट्राई करेंगे कि कैसे GPT-2 में इस ट्रांसफार्मर को यूज़ किया गया है और इतना स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन बनाया गया है, जो कि GPT-2 एलएलएम मॉडल है। अब कोर्स कंटेंट को बात करने से पहले हम एक सिनेरियो लेना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए अगर आपको एक सिस्टम बनाना है या एक चैटबॉट बनाना है, जिसमें आप चाहते हैं कि वो आपके बुक के ऊपर आपके पास कोई बुक है और उस बुक को समझ सके और उस बुक से रिलेटेड अगर यूज़र कोई क्वेश्चन पूछता है, तो वो उस बुक को रेफर करके उस यूज़र को उस क्वेश्चन के बारे में आंसर कर सके। तो अगर इस सिस्टम को आपको बनाना है, तो आप क्या-क्या स्टेप्स करेंगे? सबसे पहले आपके पास एक बुक होगा, जो कि पीडीएफ फॉर्म या टेक्स्ट फॉर्म या किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। आप उस बुक को रीड करेंगे, मे बी चैप्टर बाय चैप्टर ब्रेक करेंगे, है ना? तो यहाँ पे मैंने चैप्टर बाय चैप्टर ले लिया है, ये आप सेंटेंस बाय सेंटेंस कर सकते हैं, ये आप पैराग्राफ बाय पैराग्राफ कर सकते हैं, ये आप टॉपिक बाय टॉपिक कर सकते हैं, कैसे भी। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया कि मैंने चैप्टर बाय चैप्टर इसको बुक को रीड किया। अब मेरे पास चैप्टर बाय चैप्टर इन्फॉर्मेशन है, इसको मुझे कहीं पर स्टोर करना होगा। तो मान लेते हैं मैंने यहाँ पे इसको स्टोर किया। ये मेरा नॉलेज डेटाबेस है। ये मेरा नॉलेज डेटाबेस बन गया, जिसमें मेरे पास इस बुक से बनाई गई जो चैप्टर है मेरे पास इसके यहाँ पर स्टोर हो जाएँगे। अब मेरे पास एक सिस्टम होगा जहाँ पर यूज़र अपनी क्वेरी डालेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है इसने व्हाट इज़ एनएलपी, मान लीजिए ये बुक मेरी मशीन लर्निंग के ऊपर है। तो यूज़र ने क्वेरी की व्हाट इज़ एनएलपी। तो सबसे पहले क्या होगा, इस क्वेरी को हम यहाँ पर पास करेंगे अपने नॉलेज डेटाबेस में और फाइंड करेंगे कि यहाँ पे किस चैप्टर में व्हाट एनएलपी के बारे में लिखा गया है ना? तो हमें सबसे पहले फाइंड करना होगा किस चैप्टर में या किन चैप्टर्स में इस एनएलपी के बारे में मेंशन किया गया है। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं देखता हूँ कि चैप्टर 2 में एनएलपी के बारे में बात किया गया है। तो अब मुझे पता है कि एनएलपी के बारे में चैप्टर 2 में बात किया गया है, तो मैं इस चैप्टर 2 को यहाँ से रिट्रीव करूँगा। अब मेरे पास 2 चीज़ें हैं, एक क्वेरी है और एक चैप्टर 2 है जिसमें मेरे पास उस क्वेरी का आंसर छुपा हुआ है। अब मुझे एक सिस्टम ऐसा बनाना होगा जिसमें मैं इस क्वेरी को पास कर सकूं और चैप्टर 2 को पास कर सकूं और इन दोनों के बेसिस पे ये सिस्टम मेरा कैपेबल होना चाहिए आंसर को जनरेट करने में कि व्हाट इज एनएलपी। सो अब मुझे अगर ये सिस्टम बनाना है तो इस सिस्टम में कई सारी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, ये स्मार्ट इनफ होना चाहिए जो इस क्वेरी को समझ सके और इस क्वेरी को समझने के लिए इसको नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग की यहाँ पर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, जिसको कि एनएलयू बोला जाता है, राइट। इसके अलावा इसको यहाँ से क्वेश्चन और डॉक्यूमेंट को पढ़ के आंसर देने के लिए इस कॉन्टेक्स्ट को भी समझना होगा। इस चैप्टर 2 के कॉन जो भी यहाँ पे लिखा होगा उसके कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, क्या बात हो रही है। क्वेरी में कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा। उसके बेस पे ही ये सिस्टम मेरा इस चैप्टर को पढ़ के आंसर बना सकेगा और उस आंसर को एक मेरे लिए जनरेट कर सकेगा यूज़र को, जो यूज़र समझ सके। तो क्या मेरे पास इस सिस्टम में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेन होना चाहिए, जो कि एनएलयू और कॉन्टेक्स्ट दोनों को समझ सके, जो कि मेरे इस डॉक्यूमेंट और क्वेरी में छुपे हुए हैं। सो ये सारा चीज़ें हमको करनी पड़ेंगी अगर हमें एक चैटबॉट बनाना है, जो कि हमारे बुक को पढ़कर हमारे यूज़र्स की क्वेरी को आंसर कर सके, राइट? सो अगर इसको हमें बिल्ड करना है, तो हमारे पास यहाँ पर कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे। इसी डायग्राम को थोड़ा-सा मैंने एक्सपेंड किया है। सबसे पहले मेरे पास एक डेटा होगा, डेटा कुछ भी किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो, वीडियो, आपके वेबसाइट से आ सकता है डेटा, आपके पीडीएफ से आ सकता है, आपके टेक्स्ट फाइल से आ सकता है, आपके वर्ड डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं या तो आप उस डेटा को लेंगे। अब डेटा को यहाँ पर चैप्टर्स में ना ब्रेक करके हम उनको बोलते हैं चंक्स में ब्रेक करना, तो चंक्स में हमने ब्रेक कर लिया। हम जानेंगे ये कैसे करते हैं, क्या करते हैं। इसको चंक्स में ब्रेक करने के बाद ऑब्वियसली जब इसको हमें कंप्यूटर सिस्टम में इस पे कुछ ऑपरेशंस करना है, एल्गोरिदम लगाना है, कंप्यूटर को फीड करना है, तो हम ये टेक्स्ट तो कंप्यूटर समझ नहीं सकता, ना तो हम कोई ऑपरेशन कर सकते हैं टेक्स्ट के ऊपर। तो उसको हमें पहले कुछ नंबर्स में कन्वर्ट करना होगा। तो बेसिकली हम नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं, उनको वेक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं और उसको भी बोला जाता है एम्बेडिंग्स। हम देखेंगे कैसे एम्बेडिंग बना सकते हैं, कैसे अचीव कर सकते हैं, बट एम्बेडिंग में कन्वर्ट करते हैं। फिर इस एम्बेडिंग्स को हम एक नॉलेज डेटाबेस में स्टोर करेंगे। इन डेटाबेस को वेक्टर डीबी कहा जाता है, जो कि
अलग तरीके के डेटाबेस होते हैं जो ये सिर्फ ये एम्बेडिंग को स्टोर करने के काम आते हैं। फिर हमारे पास यूजर क्वेरी होगी, यूजर क्वेश्चन होगा, जो कि एम्बेडिंग में हम कन्वर्ट करेंगे। इस एम्बेडिंग में कन्वर्ट करने के बाद हम इसको यहाँ पर सर्च करेंगे कि इससे मिलते-जुलते डॉक्यूमेंट इस नॉलेज डेटाबेस में वेक्टर डीबी में कहाँ पर अवेलेबल है। वो होगा हमारा सिमिलरिटी सर्च। हम इस डेटाबेस में सिमिलरिटी सर्च करेंगे और मान लीजिए हमको 3 टॉपिक्स मिले जो कि हमारे यूजर क्वेश्चन या एनएलपी के बारे में लेट्स से बात करते हैं। उन टॉप डॉक्यूमेंट्स को हम लेकर आएँगे और इस यूजर क्वेरी को और डॉक्यूमेंट्स को हम अपने एलएलएम मॉडल के अंदर पास करेंगे, जो कि ये हमारा सिस्टम जहाँ पे हमने बोला था। तो ये बेसिकली एलएलएम मॉडल्स ही होते हैं, जो कि एनएलयू और कॉन्टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं और बेस्ड ऑन देयर अंडरस्टैंडिंग्स दे विल डू समथिंग समथिंग ऑन दिस यूजर क्वेरी एंड दिस डॉक्यूमेंट, और उसके बाद वो आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा एक फ्लो होता है अगर हमें कोई चैटबॉट बनाना है तो। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ सकती है कि जो ये एलएलएम हम कैसे बनाएँ? सो एलएलएम वाक़ई में बहुत ही कॉस्टली होता है अगर आपको खुद से बनाना है एंड टू एंड, बिकॉज़ इसमें बहुत सारा डेटा फीड करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं जिन्होंने एलएलएम मॉडल्स बना के आपके लिए ओपन सोर्स कर रखे हैं। आप उनको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उन सोर्सेज़ को यूज़ कर सकते हैं तो वो एक जेनेरिक एलएलएम मॉडल्स होंगे। तो कई बार आपको ऐसा हो सकता है कि आपको एलएलएम्स को ऐसा बनाना है जो आपके स्पेसिफिक टास्क या स्पेसिफिक डोमेन के हिसाब से काम कर सकें। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको अपना डेटा पर इस मॉडल को, जो एक्जिस्टिंग मॉडल है उसको और ट्रेन करना होगा जिससे कि वो आपके हिसाब से काम कर सके। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है फाइन ट्यूनिंग जो कि हम एलएलएम्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। कई बार ऐसा करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ें होती है हमारी इम्पोर्टेंट, कि अगर ये एलएलएम मॉडल मुझे खुद से बनाना है इन केस कभी, वैसे तो छोटी कंपनियाँ बनाती नहीं है क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली होता है, इसमें बहुत सारे रिसोर्स की ज़रूरत है, बहुत सारे डेटा की ज़रूरत है। आपको पता होगा ये सब चीज़ों की ज़रूरत है, ये बहुत ही कॉस्टली होता है। तो इसलिए बहुत सारे लोग इंस्टेड ऑफ अपना एलएलएम मॉडल बनाने के जो एक्जिस्टिंग मॉडल्स हैं, जो कि जैसे कि हमारे पास है जीपीटी-2, जीपीटी-3, जीपीटी-4, जेमिनी, मिस्ट्राल, फाल्कन, बहुत सारे मॉडल्स एलएलएम मॉडल्स अवेलेबल है मार्केट में जिसको हम यूज़ करके अपना काम चला सकते हैं। बट इस कोर्स में मैं ये भी कैप्चर करूँगा कि अगर हमें अपना खुद का एलएलएम मॉडल बनाना हो, तो वो हम कैसे बनाएँगे? तो आप देख सकते हैं इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। इन सारे स्टेप्स को करने के लिए जैसे आपको पहले चंकिंग करनी है, आपको एम्बेडिंग करनी है, आपको वेक्टर डेटाबेस से बात करनी है, आपको यूज़र क्वेरी सिस्टम से बात करनी है, आपको एलएलएम से बात करनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको बहुत सारे इंटरैक्शंस करने हैं। तो इन इंटरैक्शंस को एक साथ स्टिच करने के लिए आपको कुछ फ्रेमवर्क की ज़रूरत होगी, जो कि हमें लैंगचेन प्रोवाइड करता है। ओके? और इस प्रोसेस को, जो कि हमारा चंक्स से लेके कन्वर्ट करने से लेके आउटपुट जनरेट करने तक एक प्रोसेस है, इसको रैग बोला जाता है, जो कि हम पढ़ने वाले हैं इस पूरे सिलेबस के अंदर, अपने को प्लेलिस्ट के अंदर। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे कोर्स का कंटेंट क्या होने वाला है, इसी पिक्चर को ध्यान में रखते हुए। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन आज थोड़ा-सा देख लिया, एलएलएम क्या होता है, एलएलएम, तो इसके बारे में हम और थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि थोड़ा-सा रिकैप करेंगे अपने लीनियर अलजेब्रा कॉन्सेप्ट्स को, जिसमें हम वेक्टर्स और मैट्रिसेस के ऊपर देखेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारे चंक्स को यहाँ पे एम्बेडिंग में कन्वर्ट करना है, फिर इसपे बहुत सारे ऑपरेशंस भी करने होंगे, स्पेशली एलएलएम बनाते टाइम। तो हमको थोड़ा-सा अपने वेक्टर्स और मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, तो हम अगले सेशन के अंदर लीनियर अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ करेंगे। फिर हम अपना सीखेंगे कि अगर खुद का एलएलएम मॉडल बनाना हो तो हम कैसे बना सकते हैं, जो कि हमने इस बॉक्स में बात की। उसमें हम देखेंगे कि डेटा प्रोसेसिंग कैसे करना है, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर को कैसे बनाना है, जो हमने ऊपर देखा था, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। फिर हम देखेंगे ट्रेनिंग और इवैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं मॉडल को, और फिर हम इस मॉडल को सेव कैसे कर सकते हैं, स्टोर कैसे कर सकते हैं, वो देखेंगे। तो ये हमारे 4 स्टेप्स होंगे, जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम इस पूरे प्रोसेस को बनाना सीखेंगे, जो कि रैग बोला जाता है जिसको, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। इसके बाद हम देखेंगे फाइन ट्यूनिंग कैसे कर सकते हैं। जब ये सब कर लेंगे तो हम इसको सबको एक साथ में कैसे पिरो सकते हैं, लैंगचेन की हेल्प से हम लैंगचेन देखेंगे। जब हम ये सब चीज़ें जान लेंगे तो हमारे पास एक एप्लीकेशन होगा, जो कि हम अब बना सकते हैं एलएलएम को यूज़ करते हुए। उसके बाद आएगा उस एप्लीकेशन को कैसे हम डिप्लॉय कर सकते हैं किसी सर्वर के ऊपर। तो हम एडब्ल्यूएस को यूज़ करते हुए उस मॉडल को डिप्लॉय करना सीखेंगे,
जो कि हमारे एलएलएम ऑप्स के अंदर में आएगा, जिसमें हमारा मॉनिटरिंग भी होगा मॉडल का। और उसमें सबसे बड़ी बात होती है जब हम इस तरह के एलएलएम मॉडल्स बनाते हैं या इस तरह के हाई एफिशिएंट मॉडल बनाते हैं, इसका मिसयूज़ भी हो सकता है। तो हम देखेंगे एथिक्स को कैसे हम इंक्लूड कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं मिसयूज़ होने से। तो उस एथिक्स के ऊपर और डेटा प्राइवेसी और कंप्लायंस के ऊपर भी हम थोड़ी-सी बात करेंगे, कैसे हम इसको कवर कर सकते हैं अपने मॉडल्स के अंदर। और ऑब्वियस सी बात है, जैसे आपने देखा होगा जब आप चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, तो कभी-कभी चैट जीपीटी आपके क्वेश्चन के 2 आंसर या ज़्यादा आंसर देता है और आपसे पूछता है आप कौन-सा आंसर प्रेफ़र करोगे? तो उस तरह की चीज़ें भी हम देखेंगे कि कैसे हम अपने यूज़र से फीडबैक ले सकते हैं अपने आउटपुट के ऊपर और उस फीडबैक के बाद हम कैसे मॉडल को रीट्रेन कर सकते हैं टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। तो ये चीज़ें भी हम एलएलएम ऑप्स के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद जब हमारे पास ये सब कुछ हो जाएगा तो हमारे पास एंड टू एंड एप्लीकेशन होगा, हम उसको देखेंगे, फिर एक रियल टाइम प्रोजेक्ट बना के देखेंगे कि कैसे हम प्रोजेक्ट को बना सकते हैं, कैसे जनरेटिव एआई एप्लीकेशन को बना सकते हैं, जिसमें हम बिज़नेस यूज़ केस को एनालिसिस करने से लेकर प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करने तक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्टेप्स भी फॉलो करते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको रियल टाइम फील आए कि कैसे प्रोजेक्ट को बनाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, बाकी कोर्सेज़ से ये कैसे अलग होने वाला है। अगर आप एक्साइटेड हैं इस कोर्स के लिए तो प्लीज़ कमेंट करिए और बने रहिए मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करिए जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ अगला, सो आपको नोटिफ़िकेशन मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।